वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं AK शर्मा। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास RBSc हिंदी मीडियम के लिए लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 11th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर बेटा ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा हम बात कर लें, आपने 10th क्लास में पढ़ा है साइंस विज्ञान। तो साइंस क्या है बेटा? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये क्रमबद्ध अध्ययन, ये सिस्टेमेटिक जो स्टडी है ये बेटा प्रायोगिक होनी चाहिए, ठीक है, और सत्यापित होनी चाहिए। तब हम कहेंगे बेटा सबसे पहले हमने बात की और हम बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा बेटा विज्ञान। विज्ञान में हमने क्या कहा? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों पर आधारित होता है। यानी कि जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रूप से प्रूव करते हैं, सत्यापित करते हैं प्रायोगिक रूप से, ऐसे अध्ययन को हम क्या कहेंगे बेटा? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान की काफ़ी शाखाएं आपने पढ़ी, जैसे बेटा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, भूविज्ञान, ठीक है, मैथ भी बेटा एक विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से विज्ञान को हम काफ़ी भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें रसायन विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, तब हम कहेंगे बेटा हम टॉपिक ले रहे हैं अपना रसायन विज्ञान। देखो बेटा, मानव जीवन जो है ये काफ़ी हद तक रसायनों पर डिपेंड करता है। हम सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें यूज में लेते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी वस्तुएं हम चारों तरफ देखते हैं, ये सब किसी ना किसी रसायन से बनी हुई हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर पेन का बाह्य आवरण प्लास्टिक का बना हुआ है, ये एक पॉलीमर से बनता है, ये भी केमिकल है, रसायन है। इसमें राइटिंग के लिए, रिटर्न करने के लिए जो हम इंक डालते हैं, ये इंक भी एक केमिकल है। ठीक है, इस तरीके से जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, ये मेडिसिन भी केमिकल से बनी हुई है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ
या जो हम पदार्थ यूज में ले रहे हैं ये अधिकांश पदार्थ रासायनों से बने हुए हैं। ठीक है। और बेटा इन रासायनिक पदार्थों का अध्ययन हम जो करते हैं ये सब क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। तो बेटा हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन बेटा बहुत डीपली शब्द है यहाँ पर। अध्ययन करने का मतलब है कि इस रासायनिक पदार्थ का संगठन क्या है। संगठन का मतलब हो गया कि यह रासायनिक पदार्थ किन किन अवयवों से मिलकर के बना हुआ है। इस रासायनिक पदार्थ को बनाने की विधियां क्या क्या हैं, किस किस मेथड से हम इसको बना सकते हैं, इस रासायनिक पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या हैं और रासायनिक गुण क्या हैं, तथा सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि ये रासायनिक पदार्थ हमारे किस उपयोग में आ सकता है। इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं विज्ञान की जिस शाखा में, उस शाखा को हम कहते हैं रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है बेटा। तब हमने क्या कहा? रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अध्ययन से हमारा तात्पर्य क्या है कि ये रासायनिक पदार्थ किन किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है, यानी इसका संगठन क्या है, इसको बनाने की विधियां क्या क्या हैं, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं और इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। क्लियर बेटा। अब बेटा हम बात करें रसायन विज्ञान के भी भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित है। जैसे मेन रूप से हमारे पास 3 भाग आएंगे बेटा। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। ये 3 मेन पार्ट हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान। ठीक है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत बेटा हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। कौन से पदार्थों का? अकार्बनिक पदार्थों का। अभी हम आगे बात करेंगे कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं। ठीक है। दूसरा आता है बेटा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम बेटा कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन के अंतर्गत हम भौतिक गुण, जैसे किसी भी अभिक्रिया के वेग, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक आदि भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो यह है भौतिक विज्ञान या भौतिक रसायन विज्ञान। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा, काफ़ी अन्य ब्रांच भी इसके अंतर्गत है। जैसे हम बात करें औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन विज्ञान। ठीक है। इसके बाद हम बात करें जैव रसायन, इसके हम बात करें भू रसायन, फिर हम बात करें औषध रसायन, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी इसकी अन्य ब्रांच भी हैं। वैद्युत रसायन, थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन, इस तरीके से काफ़ी अन्य ब्रांच भी इसमें हम विभाजित करते हैं। जैसे हम बात करें औद्योगिक रसायन, तो औद्योगिक रसायन में बेटा किसी भी रासायनिक पदार्थ का निर्माण बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में हमें करना हो तो उद्योगों में करते हैं। तो किसी भी पदार्थ के औद्योगिक निर्माण का अध्ययन किस में किया जाता है?
औद्योगिक रसायन विज्ञान में। जैव रसायन, बायोकेमिकल जितने भी हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? जैव रसायन विज्ञान में। ठीक है, ऐसे ही भू रसायन है, कृषि रसायन है, औषध रसायन है। औषधियों का अध्ययन किस रासायनिक विज्ञान में करते हैं? फार्मेकोलॉजी, औषध रसायन में। भेषज गुण विज्ञान, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन हम किस में करते हैं? वैद्युत रसायन में। इस तरीके से रसायन विज्ञान को भी आगे कई पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम वापस आते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो मैं आपसे बात करूंगा कि जो ये रासायनिक पदार्थ यानी कि पदार्थ क्या है। ये तो हमारा एक बेसिक सा हुआ बेटा, बेसिक फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम बेटा कुछ नियम्स पढ़ेंगे, रासायनिक संयोजन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो हम करेंगे उनके नियम पढ़ेंगे। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। पदार्थ के निर्माण में जो अवयवी कण भाग लेते हैं ये किस प्रकार से संयोजित होकर के अणुओं का निर्माण करेंगे और इनके संयोजन में क्या क्या नियम लागू होते हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौतिक राशियों का मापन हम करेंगे तो मापन की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मापन की विभिन्न पद्धतियां पढ़ने के बाद बेटा हम पदार्थ की मात्रा का मापन मोल में करेंगे। तो मोल के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, और कुछ मात्रकों की पद्धतियां पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा अब हमारे पास आता है पदार्थ या द्रव्य यानी कि मैटर। देखो बेटा, प्रकृति में कोई भी ऐसी वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने? कोई भी वस्तु है, इस वस्तु में दो बातें होनी चाहिए। एक तो इसमें द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा बेटा ये वस्तु स्थान घेरनी चाहिए। स्थान घेरने का मतलब है कि बेटा इसमें क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है या द्रव्य कहलाती है अथवा पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पदार्थों से मिलकर बनी होती है। क्लियर बेटा? जैसे मैंने आपसे कहा मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, मैं इसको देखता हूं कि इसमें भार है या नहीं है इसमें थोड़ा सा द्रव्यमान। आपके हाथ में पेन है, देखो वेट उठा के देखो इसमें वेट है या नहीं है? किसी भी स्थान पर रखेंगे तो ये स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? घेर रहा है। इसका मतलब है बेटा ये हमारे लिए पदार्थ है या फिर पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। आपके हाथ में रजिस्टर है, नोटबुक है, बुक है, ठीक है, पानी की बोतल रखी हुई होगी आपके पास। ये सब क्या है? हमारे लिए पदार्थ है या पदार्थों से मिलकर बने हैं। तो बेटा मैं आपसे एग्जाम्पल बता दूं क्या क्या है। पेन है, पेंसिल है, बुक है, रजिस्टर है, ये सब हमारे लिए चारों तरफ जो भी हम देखते हैं ये सब पदार्थ हैं या पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, टेबल है, रूम में फैन है, ये सब हमारे लिए क्या है बेटा? पदार्थ हैं या पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर हो गई इतनी सी बात? चलें आगे। अब हम बात करेंगे बेटा कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। क्लियर? बिल्कुल
फ्री माइंड से स्टडी करें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा जो हार्ड हो, बहुत इजीली समझ सकते हैं। किसी भी टॉपिक के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रॉमिस आपसे है। ठीक है बेटा, तब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक है द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। बेटा द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण का हम दो तरीके से करेंगे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे और एक रासायनिक केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। दोनों के बेस अलग अलग हैं। तो हम पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं बेटा, भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलें आगे। भौतिक वर्गीकरण हम करेंगे तो किस आधार पर किया जाएगा बेटा? तो ध्यान रखना, इसका बेस है भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे बेटा? भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। क्लियर? चलो आगे। हमने ये वर्गीकरण किया बेटा किसके आधार पर किया है? भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ हमें पता है। हम हमारे जीवन में किन किन अवस्थाओं में पदार्थों को देखते हैं? तो बेटा मेन रूप से हमारे पास पदार्थ तीन अवस्थाओं में आते हैं। कितनी अवस्थाओं में आते हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर? तो भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा हम पदार्थों को तीन भागों में बांटते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। कितने भागों में बांट दिया बेटा हमने? तीन भागों में। फर्स्ट ठोस, सेकंड द्रव और थर्ड हमने वो कर दिया बेटा गैस। क्लियर हो गई ये बात? तब हम बात करें वापस कि जो भौतिक वर्गीकरण हमारे पास है, इस भौतिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तब हम कहेंगे बेटा कि भौतिक वर्गीकरण हमने किया भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है बेटा, किसके आधार पर किया है? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बेटा हमने पदार्थ को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। मेन रूप से मुख्यतः हमने कितने भागों में बांटा? तीन भागों में, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ और गैसीय पदार्थ। क्लियर हो गई बात? ठोस, द्रव, गैस। तीनों का डिफरेंट देखेंगे अभी हम, क्या क्या प्रॉपर्टीज है तीनों की देखेंगे। लेकिन अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूं पहले दो। कभी कभी कंपटीशन के क्वेश्चनों में बेटा हमसे पूछ लेता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो चौथी अवस्था आती है बेटा प्लाज्मा। कौन सी अवस्था आती है? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था की बात करेगा बेटा तब हम कहेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। BEC। और छठी अवस्था पूछ लेता है तब ये आती है बेटा फर्मी आयनिक कंडेंसेट, FIC। क्लियर? डायरेक्ट आपसे पूछेगा बेटा पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताओ। तो मैंने आपसे कहा मेन रूप से हम पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में डिवाइड करते हैं? तीन अवस्था में। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। हमसे बात कर ले पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताओ, तब हम कहेंगे बेटा चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था का नाम बताओ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC।
पदार्थ की छठी अवस्था का नाम बताओ। फर्मी आयनिक कंडेंसेट FIC। ये हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल नहीं है, आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल से इनको कभी। वैसे मैं बता दूं, प्लाज्मा जो फोर्थ अवस्था है ये बेटा हमेशा उच्च ताप पर होती है। कहां पर होती है? उच्च ताप पर। 10⁶ केल्विन टेम्परेचर के समथिंग ये स्टेट होती है। अब ये उच्च ताप कहां कहां होता है? तो बेटा हम कह सकते हैं सूर्य के नाभिक में, या फिर जितने भी स्टार हैं इनमें पदार्थ कौन सी अवस्था में होता है? फोर्थ अवस्था में होता है। क्लियर? बेटा पांचवी और छठी अवस्था दोनों हैं, ये कब होती हैं? जब किसी भी मैटर का हम लो टेम्परेचर पर कूलिंग करें, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग करेंगे तो पदार्थ कौन सी स्टेट में आएगा? BEC या FIC में। जैसे मैंने कह दिया सल्फर जो है, इस सल्फर को मैं न्यूक्लियर फिजन मेथड के द्वारा कूलिंग करता हूं, तब पदार्थ की कौन सी स्टेट हो जाएगी बेटा? 5th स्टेट अथवा 6th स्टेट। इन दोनों में डिफरेंट है, अब आगे देखेंगे, कभी आगे पढ़ेंगे हम MSc वगैरह में इनको। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं बेटा भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को हमने 3 भागों में विभाजित किया, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है बेटा, इस ठोस, द्रव और गैस को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की अवस्था का निर्धारण मेन रूप से 2 कारक करते हैं। कितने फैक्टर हैं बेटा? 2। कौन कौन से फैक्टर हैं ये 2? ये दोनों फैक्टर याद रखने इंपॉर्टेंट। एक होता है बेटा आकर्षण बल, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा कारक है बेटा ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं TE से, इसको लिख देता हूं अट्रैक्शन फोर्स AF से। आकर्षण बल क्या करेगा बेटा? देखो ये 2 पार्टिकल है हमारे पास, कोई भी, इनके बीच आकर्षण बल है। आकर्षण का मतलब है ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, यानी कि आकर्षण बल जो फैक्टर है, ये आकर्षण बल वाला फैक्टर अवयवी कणों को एक दूसरे के साथ क्लोज करेगा, समीप लेके आएगा। बेटा थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, ये क्या करेगी? ये बेटा एक दूसरे को दूर ले जाएगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी पार्टिकल मूवमेंट उतना ही ज़्यादा करेंगे। तो ये जो फैक्टर हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक फैक्टर अवयवी कणों को समीप लेके आ रहा है और दूसरा फैक्टर अवयवी कणों को दूर लेके जा रहा है। ठीक है, तो बेटा मैं आपसे कह दूं, आकर्षण बल अवयवी कणों को क्या करता है? समीप लाता है, और ऊष्मीय ऊर्जा बेटा अवयवी कणों को क्या करती है? दूर ले जाती है या गति प्रदान करती है। क्लियर हो गई बात? मैं आपसे कह देता हूं, जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? वापस ध्यान दें, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। मैं बेटा फर्स्ट कंडीशन लेता हूं, लो टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, तब मैं कहूंगा बेटा अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी और मैटर पहली अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में आ जाएगा बेटा? ठोस अवस्था।
क्लियर। सेकंड केस क्या लिया मैंने, सेकंड केस लिया बेटा जब अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन है थोड़ा सा या इक्वल है थर्मल एनर्जी के। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगेगा और थर्मल एनर्जी बढ़ने लगेगी। मीडियम टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स थर्मल एनर्जी लगभग बराबर हो जाएंगे और इस कंडीशन में मैटर की सेकंड अवस्था आएगी द्रव अवस्था। क्लियर है बेटा। थर्ड पॉइंट आता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। अब हाई टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कौन सी स्थिति में आ जाएगा बेटा, मैटर थर्ड स्टेट में आ जाएगा, गैसेज स्टेट में। क्लियर। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि बेटा ठोस जो है इसको हीट दे दो तब हम इसको लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड को बेटा हीट करके गैस में बदल सकते हैं, गैस को ठंडा करके लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड को ठंडा करके ठोस में बदल सकते हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, टेम्परेचर परिवर्तन से पदार्थ की तीनों मूल अवस्थाएं एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखो बेटा, फर्स्ट वर्गीकरण अपरना कौन सा आया, भौतिक वर्गीकरण। बेस क्या था, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हमने मैटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तीन मुख्य भागों में वर्गीकृत किया, ठोस, द्रव, गैस। फिर मैंने आपसे कहा कि इन अवस्थाओं का निर्धारण करने वाले कारक कितने हैं, दो कारक हैं। कौन कौन से हैं, पहला है बेटा आकर्षण बल, सेकंड है उष्मीय ऊर्जा। क्लियर। आकर्षण बल क्या करता है बेटा, आकर्षण बल हमेशा कणों को एक दूसरे के साथ क्लोज पैक करेगा, समीप लेके आएगा। उष्मीय ऊर्जा क्या करेगी बेटा, उष्मीय ऊर्जा हमेशा कणों को दूर ले जाती है, गति प्रदान करती है। ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा, बढ़ाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आकर्षण बल कम होता जाएगा, उष्मीय ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब हम बहुत लो टेम्परेचर की बात कर लें, ठीक है, तब बेटा हम कहेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी, पदार्थ की पहली अवस्था आ जाएगी कौन सी, ठोस अवस्था। क्लियर हो गई बात। जब हम बेटा मीडियम टेम्परेचर की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स और थर्मल एनर्जी लगभग बराबर होंगे और मैटर जो है वो सेकेंड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। टेम्परेचर हम बेटा मैटर के बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएं तब हम कहेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मैटर की थर्ड स्टेट आ जाएगी कौन सी, गैसेज स्टेट। तीन बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई। चौथी अवस्था बताई बेटा पदार्थ की मैंने, प्लाज्मा। कहाँ पाई जाती है, हाई टेम्परेचर पर। ठीक है। और बेटा हम कहेंगे हाई टेम्परेचर कहाँ है, सूर्य के नाभिक में या स्टार्स में। पांचवी अवस्था कौन सी थी बेटा, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और छठी अवस्था कौन सी है बेटा, फर्मी आयनिक कंडेंसेट, FIC। ये कब होती हैं, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन मेथड से किसी भी मैटर को कूलिंग करेंगे तो बेटा पांचवी या छठी स्टेट में रहेगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा देखेंगे ठोस, द्रव और गैस का डिफरेंट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। क्लियर, अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। एक बार आप इसको वापस रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लियर। ओके डियर स्टूडेंट्स।